साजिश से साथी इसको समझना पड़ेगा। पसमानदा से पहले जो लोग आज पसमानदा चलाने की बात कर रहे हैं, इसको बहुत संजीदगी से समझना होगा। जो लोग आज पसमानदा की बात कर रहे हैं, 25, 30, 40 साल तक इन लोगों ने मोमिन कॉन्फ्रेंस के नाम से काम किया और जितना पिछड़े मुसलमानों का, बैकवर्ड मुस्लिम का जितना हक और हुकूक हुआ, इन लोगों ने लेने का काम किया। आप इशारा समझ रहे होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। जब इनके सारे जेब भर गए मोमिन कॉन्फ्रेंस के नाम पे, तब इन्होंने पसमानदा दे दिया। अब पसमानदा के नाम पे शुरू हो गए। पसमानदा का सपोर्ट आपको करना है, पसमानदा के पीछे चलना है, मगर अपनी हिस्सेदारी को तय करते हुए उनका साथ देना है कि आप अगर 10 सीटें पा रहे हो, बैकवर्ड मुसलमानों की, पसमानदा की 10 पा रहे हो, तो मंसूरियों को कितना दोगे पहले ये बता दो, तब हमारे साथ करेंगे, वरना पीछे पीछे जिंदाबाद करने का काम नहीं करेंगे। आज साजिश हो रही पूरे मुल्क में ये पसमानदा के नाम पे, इसको समझना होगा। हम मुस्लिम आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा है। 2-3 स्टेटों को छोड़ दीजिए, यूपी में आप दूसरे नंबर पे हैं, दिल्ली में आप दूसरे नंबर पर हैं, मध्य प्रदेश में नंबर 1 पर है, बिहार में नंबर 1 पर है, बंगाल में नंबर 1 पर है, कर्नाटक में आधे में मंसूरी है, आधे में सारी जमात है। टोटल मुस्लिम आबादी का कर्नाटक में आप 50% है, कई कई स्टेटों में आप हैं, और हिस्सेदारी के नाम पे आज एक बड़ा सवाल है। हिस्सेदारी के नाम पे जल्दी कोई देने को तैयार नहीं, लेनी देनी तो मेरे भाई बड़ी दूर की बात है। कोई आपकी बात सुनने को तैयार नहीं, लेनी देनी तो बहुत दूर की बात है, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। इसलिए बहुत मजबूती के साथ मुत्तहिद होके अपने लोगों की अगर बात करने वाला थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी बोल भी रहा है और टेढ़ा मेढ़ा चल भी रहा है, तो मेरे भाइयों उसकी बात सुनो और उसके साथ चलो। इतना सी फर्क लो कि ये जो चल रहा है इसके अंदर ईमानदारी जमात के लिए कितनी है। ठीक है, ईमानदारी है, वक्त दे रहा है, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, तो इस पे नकारो ना उसको। बहुत थोड़े से लोग मिलते हैं काम करने वाले। जाहिद भाई प्रभारी रहे मध्य प्रदेश के, मैं समझ रहा हूँ 3 साल रहेगा, और जितना जाहिद भाई से बन पड़ा अकेले कर रहे थे, कई लोगों के बीच में लाया गया और बस प्रोग्राम हो उसके बाद वो गायब हो गया, काम करने को तैयार नहीं। आज नसीम भाई आए, काम शुरू हो गया और तेजी से चल रहा है, और बहुत जल्दी विधानसभा का जो चुनाव जो है पार्लियामेंट के साथ, तो हालात तो ऐसे लग रहे हैं कि इस 23 में जो 5 स्टेट होने थे अब वो टल गए। 18 तारीख से पार्लियामेंट चल रही है, हाउस चलेगा। ये 1 नेशन 1 इलेक्शन का कानून बनाकर 23 के 5 स्टेट, 24 के 7 स्टेट, 7, 5, 12, 25 तक के स्टेट ये ले लेंगे साथ में, और 20-22 स्टेटों को पार्लियामेंट के साथ ये निकालेंगे। मगर नसीम भाई का इरादा है, और मजबूत इरादा है इनका, कि एक बड़ी मीटिंग करा के जमात की, और चाहे उसमें कमलनाथ आए और चाहे दिग्विजय सिंह आए, उनको चीफ गेस्ट बना के बैठाया जाएगा और उनसे अपने हक और हुकूक की बातें होंगी। हमको बताना है, बहुत से स्टेट ऐसे हैं, बहुत से पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ऐसे हैं वो जानते ही नहीं मंसूरी कौन है। इससे पहले जिन लोगों ने काम किया, अच्छा काम किया, बहुत काम किया, यहाँ तक हम लोगों को ले आए, मगर अब हम एक चीज से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं मैं करता हूँ। आज मैंने सुना घर पे भी बात कही कि हम बोले आप सुने, इससे साथियों बात बनने वाली नहीं। जो देने वाला है उसको भी बैठाइए, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, बीजेपी का भी हो तो बैठाइए। कब तक आप बीजेपी से सांव लाल कपड़े वाला रिश्ता रखेंगे? उसको बैठाइए कि 10 मांगे रखिए, नालायक होगा 9 रिजेक्ट कर देगा, 1 मानेगा तो भी बात करेंगे। 1 भी ना मानेगा, कम से कम उसको हमारी जरूरत का एहसास हो जाएगा कि हाँ ये जरूरतमंद है, तो आज नहीं कल नहीं परसों सोचेगा। और मध्य प्रदेश की तरह यहाँ 3 स्टेट के लोग और भी बैठे हुए, बिहार में भी होना चाहिए, दिल्ली में भी होना चाहिए। दिल्ली में शुरुआत कर दिया,
बहुत टेक्निकल, पॉलिटिकल टेक्निकल आदमी है केजरीवाल। ज़हीन होना दूसरी चीज है, होशियार होना दूसरी चीज है, पॉलिटिशियन होना दूसरी चीज है, पॉलिटिकल टेक्निकल होना दूसरी चीज है। उस आदमी ने कैलकुलेट कर लिया कि मुसलमानों में कितना बड़ा हिस्सा मंसूरियों का है, और आपकी जमात के, आपके भाई को, आपके बेटे को उसने माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाने का काम, चेयरमैन बना दिया उनको। मगर अब मामला फंस गया। अब मामला ये फंस गया कि 4 महीने बाद जब उनका रिन्यूअल होना है तो वो रिन्यूअल गवर्नर के पास जाएगा, और वो करेगा नहीं, वो उठा के अपने आप ही कर लेगा। दिल्ली में यही तो हो गया है, मुख्यमंत्री के सारे इख्तियार ले लिए, कुछ भी नहीं बचा। तो शुरुआत किया उस आदमी ने। इसी तरीके से शुरुआत हर जगह होनी चाहिए, हर स्टेट में होनी चाहिए। और आप जो पार्टियां हुकूमत में हैं, हम 4 स्टेट के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, हम उनसे ये अपील करना चाहते हैं कि परहेज किसी से न कीजिए। सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से अपनी मंत्री की बात करनी चाहिए, अपनी बात कहनी चाहिए। शहजाद भाई हैं, इनकी ट्यूनिंग शरद पवार जी से बहुत अच्छी है महाराष्ट्र में। ये कि हमसे मशवरा करने लगे कि उद्धव ठाकरे से बेटे से मेरी अच्छी ट्यूनिंग है। बोल रहा हूँ बताया, हो सकता है इन्होंने रात रहना चाहो, मगर अपनों में क्या रहा कि अपना बिलड है सब। इन्होंने कहा कि मेरे उद्धव के बेटे से मेरी ट्यूनिंग अच्छी है, मैं पार्टी ज्वाइन कर लूं। हमने कहा अगर उद्धव ठाकरे का बेटा तो गवर्नमेंट में आएगा, शरद पवार आएंगे, कांग्रेस आएगी, गवर्नमेंट महाराष्ट्र में बनेगी। अगर आपकी जमात को हिस्सेदारी मिलने की आपको उम्मीद हो, जमात को हिस्सेदारी मिले तो आप उनके साथ चले जाइए, पार्टी ज्वाइन करिए। हिस्सेदारी मिलना चाहिए, यही सियासत है, यही दांवपेच, यही करना चाहिए। हम उसूलों में साथ चलते रहे, पूरी उम्र चलते रहे, नहीं इनसे बात नहीं करेंगे, इनसे बात नहीं करेंगे, इनको किनारे करो, कब तक करो? आखिर में फिर आप कहने लगोगे इन लोगों ने क्या किया, अब तो जितनी सब नालायक हो जाएंगे कि किया क्या। और हम अगर जैसे हम कानपुर गए, कानपुर में हाजी जी आपको याद होगा, कानपुर में एक मीटिंग की बात हुई तो हमने कहा कि बीजेपी के सरकार ने डिप्टी सीएम को बुला लिया। वहां लोगों ने मुश्किल से कमरे में 15 ही लोग थे, हाजी जी आपको याद होगा, उन्होंने थर्मामीटर हमारे ही लगा दिया कि कहीं कहीं जा तो नहीं रहे, बीजेपी की बात कर। अरे मेरे भाई, जब तक देने वाले को बैठाओगे नहीं यहाँ पे तो कैसे बात बनेगी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है हम लोगों के सामने, ये एक बड़ा सवाल है। ये दीवार गिरा दीजिए आपसे, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिकल पार्टी तक आपकी बात पहुंचाने वाला कोई मजबूत आदमी हो तो उसको प्रोग्रामों में बुलाइए, बैठाइए, इज्जत दीजिए, चीफ गेस्ट बनाइए और अपनी बात पहुंचाइए और अपने हक और हुकूक को हासिल कीजिए। जमात को साथियों कुछ न कुछ देना पड़ेगा, हक और हुकूक देना पड़ेगा, इज्जत देना पड़ेगा। आज देखिए पीसीएस अफसर बैठा है आपके लिए, और हमारे रिलेटिव में मेरे भाई के दामाद हैं। कल मुझे पता चला कि इन्होंने बताया कि मैंने जब अब्बा ने हमारे ऐसे जैसे बच्चे किसी को पानी में ना छोड़ दीजिए, कि जाओ दूध तैर पाओ तो तैर लो, वरना जाओ, बच्चा हाथ पैर चलाएगा बाहर आई जाएगा। जानवर का बच्चा बाहर आ जाता है, इंसान कैसे नहीं आया। इनके वालिद ने जौनपुर से घर से बाहर कर दिया, 8 दिन इलाहाबाद रेलवे स्टेशन की जमीन पर सोए, और आज कहाँ सो रहे हैं? आज पीसीएस अफसर। तो बनाना पड़ेगा हमको अपने, हम सीधी सीधी तालीम की बात कर लेते हैं। अभी मैंने अपने स्कूल में पेरेंट मीटिंग में यही बोला कि पहले हमको यह तय करना होगा कि अपने बच्चे को पालना है या बनाना है। अगर पालना है तो पल तो रहा है, रोटी खाएगा, जिंदा रहेगा, बिना रोटी के 30-35 28 दिन आदमी जिंदा रहेगा। अगर पालना है तो पल रहा है बच्चा, कोई परेशानी नहीं। और अगर बच्चे को बनाना है तो साथियों की मेहनत करनी पड़ेगी बच्चे को बनाने के लिए। आज हो क्या रहा है, नई जनरेशन में सुबह बाप सोता रहता है, बच्चा स्कूल चला जाता है, और शाम को बच्चा सोता है तब बाप आते हैं। हफ्ते में 6 दिन 7 दिन, संडे के दिन अगर कहीं बाहर बाप चले गए तो 15-15 दिन हो जाता है, चलते फिरते बच्चे अपने वालिद को नहीं देख पाते।
चलता फिरता हुआ वालिद नहीं देख पाते बच्चे, वो वालिद कैसे अपने बच्चे को बना पाएगा? सिर्फ हम जब इस तरह के प्रोग्रामों में ये बोलते हैं कि हम अपने बच्चे को पढ़ाना है, तालीम देना है, पढ़ाना है, कैसे पढ़ाओगे? पढ़ाने के तरीके को अपनाना पड़ेगा। और ये हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि बीवियों के काम को बांटो, मदद करो। बीवी के काम की मदद करने का मतलब ये नहीं कि आप 5 किलो आटा गूंदने लगिए। बच्चा अगर सुबह स्कूल जा रहा है तो आप उसको जूता पहना दीजिए, आप मोजा पहना दीजिए, आप घर पर टाई लगा दें। और बच्चा जब जूता पहनेगा